हाँ, तो हम लोग एनटीए के सारे टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस बारी बारी बनाने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। एनटीए ने टोटल 20 टेस्ट सीरीज़ निकाली है ना, तो जिसमें हम पार्ट टेस्ट 1 है ये। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर देना। और अपन प्रीवियस ईयर्स की वीडियोज़ भी ला रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के, और लगभग सारे प्रीवियस ईयर्स के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन IIT के सब्जेक्टिव खासकर। तो अगर चाहो तो चैनल पे जाके वो भी देख लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला क्या बोल रहा है ये? पहला बोल रहा है कि इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इन द रेशियो m/n देन कोई कंडीशन बताइए इसमें। चलो अपन क्या करते हैं, पहले तो ये करते हैं कि इसमें रूट बोला ना, सपोज पहला रूट हम मान लेते हैं m इंटू एक्स थोड़ा और रहेगा, चलो m इंटू लैम्डा। दूसरा रूट मान लेते हैं n इंटू लैम्डा। तो ये हमारा पहला रूट है और वो दूसरा रूट है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं पता तुमको? इसमें एक्चुअली ऐसा बोल रहा है कि भैया हमको कंडीशन बता दो। तो देखो कंडीशन तभी आती है जब कुछ रिमूव होता है। तो एक रूट हमने मान लिया m लैम्डा, एक रूट n लैम्डा, सपोज अल्फा बीटा, दो रूट थे हमारे पास। और इक्वेशन कहती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब तुमको पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का -b/a, अगर ये है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो डाल दो m प्लस n इंटू लैम्डा, क्या होगा -b/a, ठीक है, -b/a। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? c/a। तो प्रोडक्ट क्या है? mn इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। और अपने को बोल क्या रहा है कि कंडीशन बता दो कि क्या क्या हो सकता है। तो अब एक बात बताओ, अपने पास m प्लस n इंटू लैम्डा है और mn इंटू लैम्डा स्क्वायर c/f सब कुछ है। अगर ये लैम्डा को हम एलिमिनेट कर दें तो m n और a b c में एक इक्वेशन आएगी जो अपने को दिया है। m n और a b c में एक इक्वेशन आएगी, जो भी आएगी कंडीशन वो अपने काम की होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लैम्डा उठा लेते हैं। तो लैम्डा क्या होगा अपना? -b/a इंटू m प्लस n। और इस भाई को कहाँ डालना है? इस जगह। तो डाल देते हैं। तो क्या होगा? mn इंटू लैम्डा स्क्वायर मतलब b²/a² इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। और काट कुट करेंगे तो a कट गया और ये m प्लस n का होल स्क्वायर उधर और ac। तो बेसिकली अपना आंसर क्या हो गया? mn इंटू b² इज इक्वल टू ac इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये अपनी कंडीशन हो गई भाई साहब। तो हेंस कंडीशन आ गई। तो बेसिकली इसमें करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था, अपने को m इंटू n को m लैम्डा इंटू l लैम्डा मानना था। अपन बचपन से ऐसा कर रहे हैं कि जब भी रेशियो दिया हो तो अपन कुछ मान लेते हैं समथिंग एक्स के टर्म में। तो अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दिस एंड दिस, ठीक है। चलो ये डोमेन का सवाल है, ये तो एक लाइन वन लाइनर है, लेकिन अपन इसको बनाने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डोमेन की अपन बात करें तो रूट a का डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है, ये डिफाइन कब होता है? a पॉजिटिव के लिए, ठीक। सिमिलरली log a बेस b ये डिफाइन कब होता है? ये डिफाइन होता है जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b नॉट इक्वल टू 1 हो। क्यों? क्योंकि log 1 0 होता है। अगर b 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए log a बेस b डिफाइन कब होता है? जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b नॉट इक्वल टू 1 हो। और जब ये डिफाइन कब होता है? जब a पॉजिटिव हो। तो अब सिमिलरली अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 3e रेज टू x² - 1 इंटू लॉग ऑफ x - 1। e की पावर में कुछ भी हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट के अंदर x² - 1 है। तो हमने अभी कहा रूट a कब डिफाइन होगा? जब a पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से डोमेन निकालने के लिए क्या होगा? x² - 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड लॉग के अंदर x - 1 है, हमने क्या कहा था कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो b तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 है ना, 1 नहीं, b जब कुछ नहीं दिया है तो ये e लिखा है, तो b ऑलरेडी पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? और क्या है? b ऑलरेडी पॉजिटिव है और a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब x - 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से x कह रहा है कि भैया हमको 1 से बड़ा होना है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अगर तुमको वेवी कर्व मेथड आता है तो ये पता होगा कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है? -1 और 1। तो 1 के आगे कुछ भी डालो, सपोज 2 डाल दिया तो यहाँ पे 2 + 1 3, 2 - 1 3 पॉजिटिव आ गया।
और -1 के बीच में 0 डाल दिया तो मैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या पूछ रहा है पॉजिटिव, तो अपना आंसर हो जाएगा ये और ये, जिसमें 0 ये हो रहा है तो अपना आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, तो गौर से अगर तुम देखो ना तो एक्चुअली ये इक्वेशन कह रहा है, ये इक्वेशन कि अपना आंसर होना चाहिए -1 से कम और 1 से बड़ा, और ये कह रहा है कि अपना आंसर होना चाहिए 1 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वो हो जाएगा अपना x 1 से बड़ा, क्योंकि एक कह रहा है 1 से बड़ा और एक कह रहा है -1 से छोटा और एक कह रहा है सिर्फ 1 से बड़ा, तो अपना तो दोनों होना चाहिए ना, जिसमें 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा। तो फाइनल आंसर क्या है, ए, ये वाले भाई साहब, ये फाइनल आंसर है 1 से बड़ा, जिसमें 1 नहीं है। ध्यान रखना बी मत मार देना, क्योंकि बी में 1 इंक्लूडेड है पर अपना आंसर में 1 नहीं है। अगर 1 होगा तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस भाई को बहुत दिक्कत हो जाएगी 1 के होने से, इसलिए 1 नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात, तो अपना आंसर ए होगा ना कि बी, ठीक है। चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस -1 to 1 x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो अब जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर आमने सामने इंटीजर पे टूटता है। फॉर एग्जांपल 0 से 1 में उसकी अलग वैल्यू होगी, 1 से 2 में उसकी अलग वैल्यू होगी, 2 से 3 में उसकी अलग वैल्यू होगी, एंड सो दैट, मतलब हर एक इंटीजर के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती है, हर इंटीजर पे वो टूटता है। तो अपन एक काम करते हैं, उसको ठीक से लिखते हैं। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, पहले तो x वाले को अलग कर लो क्योंकि x को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx चलेगा। अब ये क्या होगा, x²/2, पहले इसको मामला अलग साफ कर लेते हैं, तो 1/2 x², कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, तो क्या होगा 0, है ना, 1 का 1 हो गया और -1 का 1 हो गया तो 0, तो ये तो भाई साहब 0 आ गए माइनस। अब इसको देखो, इसको अपन लिख सकते हैं -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx माइनस 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना इंटीग्रेशन में a से b हो तो हम a से c और c से b लिख सकते हैं, बस बशर्ते c उसके बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करें कि -1 से 1 है तो -1 से 0 चलेगा या फिर 0 से 1 चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये तो 0 आ गया, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ठीक से कर लिखे तो =0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जिनने पढ़ रखा है उनको पता हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा। मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू हो जाती है, पता है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी अगर तुमको पता है ठीक से तो ग्राफ ही चलो बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, 0 1 है ना, 2 ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी हुआ तो 0 ही होगा, 1 से 2 के बीच में कुछ भी हुआ तो 1 ही होगा, 2 से 3 के बीच में कुछ भी हुआ तो 2 ही होगा। तो ऐसे करके ग्राफ बनता जाता है। तो चूंकि तुमको ये पता है, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो अपन एक काम करते हैं, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, तो माइनस ऑफ 1 इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 0 इंटू डी एक्स। तो ये तो भैया सीधा 0 हो गया, बचा ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 0 डी एक्स, और वो भी 0 ये भी 0, तो इज इक्वल टू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, तो 0 डाला -1 डाला, -1 1, तो आंसर 1 आ गया। तो हैंस अपना आंसर क्या होगा 1, तो अपना आंसर हो गया 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चौथा सवाल, तीसरा सवाल भी हो गया, चौथा सवाल ठीक है। अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाई stands on a building of 25 meters height, okay, for an observer at a height of 30 meters the flagstaff and building subtend equal angle। अच्छा, फ्लैग स्टाफ भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है और बिल्डिंग भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम टॉप ऑफ द, चलो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये कि अपने पास एक फ्लैग स्टाफ है
मतलब पहले तो एक बिल्डिंग है 25 मीटर की और एक फ्लैग है ऊपर ऐसे वाला 5 मीटर का, और अपने पास एक ऑब्जर्वर है एक दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा 30 मीटर, ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर, बिल्कुल। तो 25 5 30 हो गया था, मतलब इसी के पैरेलल में एक हाइट की एक और बिल्डिंग है जहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल। अच्छा, जब भी कुछ सबटेंड बोलता है ना, मान लो कोई ऐसा अपने पास एक लाइन है और ये दोनों लाइन कहीं सबटेंड कर रहा है एंगल कोई, तो ये दोनों लाइन अपने टर्मिनल से उस जगह मारेगा थीटा, तभी वो सबटेंड कर रहा है दोनों। अब क्या बोला मैंने कि कोई एक लाइन है वो कहीं पे एंगल सबटेंड कर रही है, तो अपने टर्मिनल से वो दोनों जगह से कहीं पे इस तरह मारेगी थीटा, तो इसको बोलते हैं सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल, ठीक है। सिमिलरली यहीं पे वही चीज़ लागू होती है कि ये बिल्डिंग और वो फ्लैग स्टैफ अलग अलग जगह से उसको थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये इसके टर्मिनल यहाँ पे 1 2, तो ये हो गया थीटा। अब ये बिल्डिंग की टर्मिनल कहाँ पे 25 मीटर वाली यहाँ पे, तो ये तो वो थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये ऐसा बोल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, चलेगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है x, क्योंकि बिल्डिंग चूँकि ये पैरेलल है तो वो x है, तो ये भी x है। बिल्डिंग ये बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, हमने को x निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से यही फिगर बनता है। तो चलो अपन करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि एक नाम दे देते हैं तो आसानी होगा, ABCD। तो अब ट्राइंगल ABC में देखो, इन ट्राइंगल ABC देखो, तो ABC के हिसाब से tan थीटा क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा क्या होगा 5/x। तो यहाँ से x कितना आ गया 5/tan थीटा, मतलब 5 cot थीटा आ गया। अब ये तो हुआ अपना ABC के हिसाब से, और ABD के हिसाब से क्या होगा, इन ट्राइंगल ABD के हिसाब से क्या होगा, ABD क्या बोल रहा है, तो ABD भाई बोल रहा है कि ABD क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये A ये B ये D, तो इसके हिसाब से ये थीटा प्लस थीटा tan 2 थीटा हो गया। तो अपना क्या होगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू P/B, मतलब 30/x, और x कितना है 5/tan थीटा, ये हो गया। और अपने को पता है कि tan 2 थीटा क्या होता है, अपने पास ये इक्वेशन आ गई ना, तो अपने को पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 5 6 जा और ये 2 3 जा, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, अगर कैंसिल नहीं भी करेंगे तो भी tan थीटा 0 आ जाएगा, तो थीटा 0 का कोई मतलब नहीं है ना, थीटा 0 का मतलब ये C और ये B दोनों एक ही जगह है, तो ये जो 5 मीटर है वो हो ही नहीं सकेगा, तो थीटा कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये क्या आ गया 3, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। समझ में आ गई बात, छोटी सी बात है, अपने पास वो आ गया 1/3। अब देखो चूँकि इतना कुछ आ गया, तो अब यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। तो tan थीटा यहाँ से हम ले आते हैं, तो tan थीटा क्या होगा यहाँ से 1 माइनस 1/3 √2/3, तो √2/3 लो, अपने पास tan थीटा आ गया। पर अपने को tan थीटा नहीं चाहिए था, अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए था, मतलब अपने को x चाहिए था, तो x है कि अपने पास 5/tan थीटा, तो बेसिकली है x इज इक्वल टू 5/√2/3, तो मतलब 5/√3/2। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया ये। जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो PDF देख लेना, PDF में भी यही सॉल्यूशन है अपने पास, चलेगा। तो चलो अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हाँ, अगला सवाल r इक्वल टू, अच्छा x, y इज सच दैट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर n x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके चलो, तो पहले तो तुम एक काम करो, ग्राफ बना लो इसका, जैसे ग्राफ बनाओगे ना सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लो, तो ग्राफ कैसे होगा इसका कि इक्वेशन ऐसा बना लिया, ये रहा सर्कल, है ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 2,0 माइनस 2,0 0,2 सॉरी 0, -2
n0,2। और ये क्या कह रहा है अपने को सवाल में, ये कह रहा है कि अपने को डोमेन बताना है आर का डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्स की चर्चा करेंगे हम, वाई की चर्चा नहीं करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, और एक्स क्या है, एक्स वाई दोनों इंटीजर है, ध्यान रखना। तो अपने को इसमें जितने इंटीजर पॉइंट है वो अपने काम के हैं, और अपन सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। तो इंटीजर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो -2, -0, -1, 0, 1 और ये 2। तो अगर सिर्फ x की बात करें, जो यहाँ पे इस ग्राफ में इंटीजर है वो है -2, -1, 0, 1, 2। हेंस अपना काम हो गया। तो यही अपना डोमेन है, रिक्वायर्ड डोमेन क्या है, सी अपना आंसर है। चलेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं छठे नंबर पे कि 5 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 52, तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। चलो एक्स का मेथड 1 बताता हूँ, मेथड 2 अपने आप करना, ठीक है। मेथड 1 क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं अपन छोटे सा, कि सपोज एक नंबर है 3, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, किसी को पता है, रिमाइंडर बचेगा 1। और अगर 3 की पावर मान लो 100 या 100 कुछ भी बड़ा सा नंबर, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना बचेगा, तो वो जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिलहाल, मान लो कि अगर 3 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 1 बचा, और दोनों तरफ पावर 100 कर दें, तो यही बचेगा 2 से डिवाइड करने से। मतलब 2 से अगर 3 की पावर 100 को डिवाइड करो ना, तो 1 की पावर 100 यानी 1 बचेगा। तो सिमिलरली अगर अपन मान लो कि यहाँ पे 2 करते, 5 करते, सपोज 5 लिखते, और 5 को यहाँ पे लिखते कि इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 3 से, किसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो अब 5 की पावर 100 को अगर 3 से डिवाइड करो तो दोनों तरफ पावर 100 ले लो, तो 2 की पावर 100, तो इतना रिमाइंडर बचेगा जब इसको तुम डिवाइड करो किससे, 3 से। सही भाई बात, इतना रिमाइंडर बचेगा तुम्हारे पास। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि किसी एक चीज से डिवाइड कर दो और पावर दोनों तरफ उतना बराबर कर दो, तो अपने को सेम रिमाइंडर बचेगा। छोटी सी बात है। तो ये मेथड 1 में आता है। तो ये चीज बस समझाने के लिए थी, तो जिसको समझ में आ गई उसके लिए देखो। अब यहाँ से मेन मेथड शुरू हो रहा है। तो अपने को क्या करना है कि हमने देखा कि जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा था, और दोनों तरफ पावर 1 कर दी थी, तो वो आसानी से हो गया था। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे 5 की पावर 97 में 5 की पावर में कुछ ऐसा ढूंढना है जो 52 से डिवाइड होते ही वो क्या हो जाए, रिमाइंडर 1 बचे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 की पावर में कुछ ऐसा ढूंढना है कि जिसको 52 से डिवाइड करते ही वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो एग्जाम्पल 5 की पावर 97 है, तो अपने को पता है 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 को 52 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, 5 क्यूब 125, 125 को 52 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, 8104, नहीं। अब क्या है, 5 की पावर 2 देख ली, 5 की पावर क्यूब देख लिया, 5 की पावर 4 देखते हैं तो कितना होगा, 625। इसको अगर अपन डिवाइड करें किससे, 52 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 52 इंटू 10 12, हाँ रिमाइंडर देखो 1 बचेगा, 626 हुआ भाई साहब। मतलब 52 में अगर तुम 12 मल्टीप्लाई कर दो ना तो वो 624 आ जाता है, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो जैसा अपन अभी उस समय कर रहे थे वैसे ही क्या करेंगे, 5 की पावर 4 है और अपने पास क्या है, 5 की पावर 97 है, तो दोनों तरफ 26 ले ले पावर, दोनों तरफ, तो 5 की पावर 4 का पावर 24, तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 की पावर 24। तो बेसिकली 5 की पावर 96 को अगर अपन डिवाइड करें किससे, 52 से, डिवाइडेड बाय 52, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। और अपने को रिमाइंडर किसका चाहिए, 5 की पावर 97 का। तो जब 5 की पावर 96 डिवाइड होगा 52 से, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 5 की पावर 97 और रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो ये हो गया रिमाइंडर। तो अपना आंसर कितना होगा, हेंस अपना आंसर इज 5। चलेगा। तो अब ये मेथड 1 है, ये बेसिकली मेथड 1 है। तो अब मैं एग्जाम में ऐसे ही करता, पर अब जिसको मेथड 2 जानना है वो बाइनोमियल से होगा। वो बाइनोमियल से कैसे होगा, तो देखो हमने ये पता लगा लिया कि 5 की पावर 4 कितना है, 625 है। उसको अपन लिख सकते हैं 624 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये हमने पता लगा लिया। तो चलो अपन इसको एक काम करते हैं, लिखते हैं
अपन इसको किस लिखते हैं, 5 की पावर 97 को 5 इंटू 5 की पावर 4 का पावर 24 लिख सकते हैं। तो अपन इसको फर्दर लिखेंगे 5 इंटू 624 प्लस 1 का पावर 24 लिखेंगे। और जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे ना तो तुम पाओगे कि यहाँ पे 5 ही बस बचेगा, बाकी सारे समथिंग समथिंग आएगा। तो जो रिमाइंडर है वो सिर्फ 5 होगा, 5 प्लस 52 इंटू समथिंग आएगा। जब मैं क्या बोला, तुमसे एक्सपैंड करोगे ना तो ये आएगा 5 प्लस 52 के टाइप का। एक्सपैंड करके देख लेना वही आएगा। तो हेंस यहाँ से भी तुमको 5 ही मिलेगा और ऊपर वाले मेथड से ही 5 ही मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि मेथड 1 जो है इसको तुम प्रेफर करो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर प्रेफर ना भी करो तो चलो मेथड 2 से कर लो, कोई खास फर्क नहीं है। अगले सवाल की तरफ चले, 7वां सवाल। अब क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व एट 2,3, ठीक है, देन p, q इज, चलो अब पहली बात तो टेंजेंट बोल रहा है, तो अपने को टेंजेंट क्या है, 4x माइनस 5 है, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट m कितना है, 4 है। चलो m होता क्या है भाई साहब, डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसका को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। तो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू 3x² प्लस 0। अब आपने को पॉइंट दिया है क्या, 2,3, तो 2,3 यहाँ पे डाल दो तो स्लोप आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू यहाँ 2 डाला, 2 जा 4, 4 जा 12, तो 12p अपॉन 2y, y कितना है 3, 2 3 जा 6, 6 दूनी 12, तो 2p आ गया। और 2p किसके बराबर दिया है, 4 के, क्योंकि स्लोप अब 4 अभी हमने देखा ना। तो 2 2 जा 4, तो हेंस यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, अपने को p पता चल गया। और एक बात, चूंकि ये 2,3 इस कर्व पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल देते हैं। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 2 2 4 2 8, तो 8p प्लस q। और p की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2, तो 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, तो q इज इक्वल टू -7। हेंस p इज इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू -7। आंसर इज डी। चलेगा सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब तुमको अगर पता हो, तुमने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पढ़ रखी हो, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इस भाई को दिक्कत है किस पे पता है तुमको, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, वहां पे ये भाई क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, एग्जांपल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू i माइनस पे ये क्या हो जाएगा, i माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, i माइनस 1। और x बिलोंग्स टू i प्लस पे क्या हो जाएगा, i। तो देखो दोनों बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो हमको बस ये देखना है कि इंटीजर कहाँ कहाँ है, बस वही अपना नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। चलेगा, तो अब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3.5 टू 100, जिसमें 100 इंक्लूड नहीं कर रहा है जी, मतलब 100 उसका आंसर नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा है। तो -3.5 से 100 तक कितने नंबर्स हैं, तो देख लो, पहली बात तो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, और डॉट कहाँ तक है, 99 तक है। देखो तो 0 से लेकर 99, 100 तो यही हो गया, और 1 2 3, तो टोटल कितने हैं, 103 इंटीजर हैं उनके बीच में, समझ बात, 103 इंटीजर्स, ये देखो 103 इंटीजर्स। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 103, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अपना आंसर ये हो गया। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये इस टेस्ट में एक अच्छा सवाल था, मतलब है तो बहुत छोटा सवाल, पर दो तरीके से करके देखेंगे अपन, पर एक काफी अच्छे सवाल में से आ सकता है, अच्छा सवाल कह सकते हैं अपन इसको। तो नवा सवाल, नवा क्या है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मैन एंड 15 वुमेन सच दैट ईच टीम कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड वुमेन। तो मेथड 1 पे बात करें, जो मेरे फट से दिमाग में आया कुछ सवाल पढ़ते ही, कि अपने को 15 टीम बनानी है जिसमें एक आदमी एक औरत होगी। तो हमने क्या किया, पहले उसको ठीक से लिख लिया कि मान लो आमने सामने कर दो, M2 M3 M15 W1
W2, W3 डॉट W15। अब देखो इस आदमी के पास, इसको टीम बनानी है और एक औरत चाहिए अपनी टीम में, एक आदमी चलो फिक्स कर दिया हमने, तो इसको कितने तरीके से ये औरत ले सकता है अपने पास? 15 तरीके से, क्योंकि यहाँ 15 औरतें, तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 15 तरीके हैं। अब M2 के पास कितने ऑप्शन है लेने के? क्योंकि ऑलरेडी एक वुमेन को M1 ले चुका है, तो अब कितने ऑप्शन है M2 के पास? 14 ऑप्शन है। एंड M3 के पास कितने ऑप्शन है? वो ऑलरेडी 2 वुमेन जा चुकी हैं, 13 ऑप्शन है। तो लास्ट में करते करते इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा और सब मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि M1 ने एक वुमेन को चूज किया, कितने तरीके से? 15 तरीके से। अब एंड M2 ने फिर बचे हुए औरतों में से चूज किया, एंड M3 ने बचे हुए औरतों में चूज किया, करते करते लास्ट तक चले गए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हेंस नंबर ऑफ, इधर देखो, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 into 2 into dot 15, which is nothing but 15 factorial। आई थिंक क्लियर हो गया है ना? चलेगा? हो गया क्लियर? अब मेथड 2, किसी ने बोला कि देखो सर टीम बनानी है ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं ना कि पहले टीम 1 बनाते हैं, एंड टीम 2 बनाते हैं, एंड टीम 3 बनाते हैं, एंड डॉट 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 करके टीम 15 बना देते हैं। क्या दिक्कत है? अब इसमें एक आदमी बैठा दे, औरत बैठा दे, आदमी बैठा दे, औरत बैठा दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहले टीम में हमको आदमी चाहिए। क्या चाहिए? आदमी। तो आदमी कितने तरीके से यहाँ आ सकता है? 15 तरीके से, 15C1। औरत कितने तरीके से आ सकती है इधर? 15C2, नहीं 15C1 ही, क्योंकि एक एक है ना 15 में, ये 15 आदमी में से एक आदमी यहाँ रख लिया, एक औरत यहाँ रख ली। एंड अब 15 में से एक तो जा चुका था, तो एक यहाँ रख लिए, क्या होगा? 14C1 एंड 14C2, सॉरी 14C1 यहाँ भी। सिमिलरली यहाँ भी 13C1 एंड 13C1 डॉट डॉट करके यहाँ तक जाएगा, तो 1C1 और 1C1, और सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था एंड, मतलब पहली टीम चुनी गई, एंड दूसरी टीम चुनी गई, एंड तीसरी टीम चुनी गई। तो यार नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा भाई साहब? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये हो गया 15 इंटू 15, तो 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर डॉट डॉट 1 स्क्वायर, तो बेसिकली फैक्टोरियल 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मेथड 1 से तो यार फैक्टोरियल 15 आया, मेथड 2 से 15 का स्क्वायर आ गया, मतलब गड़बड़ है। मतलब मेथड 2 में हमने बहुत ज्यादा केसेस ले लिए। अब वो केसेस हटेंगे, कैसे हटेंगे? देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसको, कि अपने पास मान लो 2 टीम थी, सिर्फ 2 टीम की अपन बात कर रहे हैं, हम तीसरी टीम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो 2 टीम में क्या होगा, समझना इस बात को, कि 2 टीम में मान लो एक बार हमने यहाँ पे बैठा दिया सॉरी 2 टीम थी, तो मान लो एक बार टीम 1 में आ गया M1W1 और टीम 2 में आ गया M2W2। सिमिलरली एक बार टीम 1 में आ गया M2W2 और टीम 1 में आ गया M1W1। दिख रहा है तुमको? M1W1 जब यहाँ आ गया तो M2W2 यहाँ आएगा, और सिमिलरली जब M2W2 यहाँ आएगा तो M1W1 यहाँ आएगा। तो रिपीट कर गया ना, तो अपन 2 के लिए ले रहे तो 2 बार रिपीट कर गया, इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीट कर गया। तो 3 के लिए लेंगे तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीट कर जाएगा। तो 15 टीम के लिए लेंगे तो फैक्टोरियल 15 टाइम्स रिपीट कर जाएगा। तो जितना बार रिपीट करेगा उतना बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो बेसिकली इसका आंसर ऐसा होगा, यहीं पे फैक्टोरियल 15 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इतना बार ये रिपीट कर रहा है। तो अपॉन फैक्टोरियल 15, तो आंसर आ गया फैक्टोरियल 15। तो दोनों से अपना आंसर क्या आया? फैक्टोरियल 15, हेंस प्रूव्ड। चलेगा? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला सवाल क्या है कि अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, अच्छा इज गिवन बाय दिस। ठीक है, चलो अपने को जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और अपने को फाई निकालना है। चलो बहुत आसान है। देखो अपने को वाई टेस्ट कितना दिया है? y अपॉन एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई, और जनरल सॉल्यूशन क्या है अपने पास? y इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स, है ना। चलो छोड़ो, वैसे नहीं लिखते अपन, y ln cx इज इक्वल टू एक्स, ये है। ठीक है, ये x है, और मॉड था तो मैंने मॉड हटा दिया, चलो लिख दिया cx पॉजिटिव है। कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? y डैश
इंटू एल एन सी एक्स प्लस एल एन सी एक्स का डिफरेंस कितना होगा भाई, अपॉन 1/cx, एल एन एक्स का होता है 1/x और सी एक्स का c इंटू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन 1। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया डिफरेंशिएट करते वक्त, मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पहले को डिफरेंशिएट किया दूसरे को रहने दिया, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया पहले को रहने दिया, ठीक। तो इतना कर दिया हमने, चलेगा। अब देखो यहां से एल एन सी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अपन एल एन सी एक्स रिप्लेस कर सकते हैं क्या, यहाँ से एल एन सी एक्स हो गया क्या एक्स बाय वाई, तो डाल दो। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वाई डैश इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस सी से सी कैंसिल था तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, और ये एक्स अपॉन वाई था ना, पूरे को वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। फर्दर लिखो तो इसको वाई डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि फाई ऑफ एक्स वाई चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर लो। तो अब देखो सेम आ गया ना इसके जैसा कि वाई डैश इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स बाय वाई प्लस फाई ऑफ एक्स बाय वाई। तो यहां से फाई ऑफ एक्स बाय वाई कितना आ गया, फाई ऑफ एक्स बाय वाई कितना आ गया ये बताओ, फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया। और अपने को क्या चाहिए फाई 2 चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ फाई 2 आएगा। तो डाल दो, तो हेंस फाई 2 कितना आ जाएगा x2 y1 तो -1/4, लो भाई, तो अपना आंसर आ गया -1/4, हेंस वी गॉट रिक्वायर्ड आंसर दिस। आ गई समझ में। तो चलो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अपन। चलो पहले एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले भाई को a मान लेते हैं, इस वाले भाई को b मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अपने को बहुत फायदा होगा। अभी देखो जब इसको a माना इसको b माना, तो यहाँ से साइन a क्या आ गया 1/3 और साइन a 1/3 है तो कॉस a क्या होगा, कॉस a होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है ना। तो चलो कर देते हैं, कॉस ऑफ ए क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 1/9, तो 9 माइनस 1 8, तो 8 क्या होगा 2√2/3, बेसिकली ये आ गया, ठीक है। तो साइन ए आ गया अपने पास, कॉस ए आ गया अपने पास। अब सिमिलरली ये साइन भी कितना होगा अपने पास, साइन भी होगा अपने पास 2/3, और साइन भी इतना है तो कॉस भी कितना होगा, कॉस भी चाहो तो ये निकाल लो, कॉस भी कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/9, तो 9 माइनस 4 5, तो √5/3 ये होगा, चेक कर लो ये होगा, ठीक है। तो साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया और साइन बी आ गया, कॉस बी आ गया, ठीक है। तो अब अपने को दिया गया है बेसिकली क्वेश्चन में कि ए प्लस बी कितना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों तरफ साइन ले लो, ले सकते हैं। तो क्या होगा साइन लेने से, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बेसिकली इस टाइप का बी इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब टी ऑफ टी इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए, तो अपन सीधा एक्स लिखते हैं। तो अब अपन कर सकते हैं, तो सीधा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सबको एक्सपेंसिव पता है ना, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कितना 1/3, कॉस बी कितना √5/3, तो √5/9 प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कितना है तो 2√2/3, ठीक है 2√2/3, और अपने पास ये कितना है साइन ए कॉस ए साइन बी कितना 2/3, ये लो 2/3, 3 से 9 तो 2 तो 4√2, तो बेसिकली आ गया √5 प्लस 4√2/9। तो ऑप्शन से देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है ना, √5 प्लस 4√2/9। ये थोड़ा अटक रहा है स्क्रीन में, पता नहीं क्या हो गई है थोड़ी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है अपना, अब क्वेश्चन 12 करेंगे अपन, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 12 नंबर,
ये जो आइडेंटिटी है इसको अपन 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ठीक है, पहला तरीका कि हमें x की पावर n माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने भी लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला सीधा सीधा ये फॉर्मूला है जो POMI से प्रूव भी कर सकते हैं अपन, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तो फॉर्मूला पता है तो तुम सीधा कर सकते हो, नहीं तो तुम POMI लगा सकते हो, n इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 डाल के चेक कर सकते हो ऑप्शन से। चलो मुझे तो फॉर्मूला पता है तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई प्लस डॉट 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 वाई की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां से किसी को भी दिख रहा है कि ये x माइनस वाई से तो डिवाइड हो ही रहा है, x माइनस वाई से तो डिवाइड हो ही रहा है, बाकी और किसी से डिवाइड हो ना हो। मान लो n इक्वल टू 1 ले लिया तो 1 पे क्या होगा, 1 माइनस 0, ये 1 आ गया। अब आगे यही नहीं रहा, तो x माइनस वाई से तो डिवाइड हो ही रहा है किसी भी हालत में, चाहे 1 लो चाहे 2 लो 3 लो, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा C। लेकिन फिर भी अगर किसी को चेक करना हो तो ये मेथड 1 है जो सीधा फॉर्मूला से हो जाएगा, मेथड 1। पर मेथड 2 क्या है कि n इक्वल टू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, दोनों ही हर केस में तुमको ये x माइनस वाई ही आएगा, से ही डिवाइड होगा। चेक कर लो, है ना, चलेगा। तो मेथड 1 सीधा फॉर्मूला पता हो वेल एंड गुड, ना पता हो तो n इक्वल टू की वैल्यू डाल, n इक्वल टू 1 2 3 4 डाल लो, सब आ जाएगा, चलेगा। चलो अगर अपन आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ठीक है, 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स दिस एंड y इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते ही आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ क्या है इसका, ऐसा। पहली बात अपन जो कर रहे हैं ध्यान देखना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर, पर अपने को चाहिए क्या x माइनस 1 का स्क्वायर। तो शिफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, x को 1 यूनिट आगे खींच देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 का स्क्वायर है तो x को 1 यूनिट पीछे खींच देंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और क्या बोल रहा है ये, y इक्वल टू 1/4, ये रहा y इक्वल टू 1/4। तो जो पीला वाला है ना वो अपना ग्राफ है, हरा वाला तो मैं बस समझाने के लिए बोल दिया था, जो हरा वाला है वो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, चलो हरा वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हरा वाला चला भी गया, चलेगा। तो अब जो ये जो ग्राफ है यही अपने काम का है। तो एग्जैक्टली क्या अपने काम का है, अगर मैं उसको शेड करूँ तो ये पोर्शन अपने काम का है, ये और ये अपने काम का है, चलेगा। तो अब देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि जो ग्रीन पोर्शन निकालने के लिए अपन ये एरिया निकाल लें और इसको इन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बोल सकते हैं ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एबीसी का एरिया, एरिया एबीसी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब एबीसी का एरिया निकालने के लिए हमको पॉइंट बी चाहिए, हाँ या ना, एबीसी का एरिया निकालने के लिए हमको पॉइंट बी चाहिए कि बी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो अब बी कैसे निकालेंगे, तो y इक्वल टू 1/4 को इस कर्व के साथ सॉल्व कर देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, चलेगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस लोगे तो 3/2 और माइनस लोगे तो 1/2, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 3/2। तो अब सबको पता है कि चूंकि ये इस कर्व को 2 बार काट रहा है तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये 1/2 है, ये पॉइंट 3/2 है। समझ में आई बात, आगे वाला पॉइंट 3/2 है और पीछे वाला पॉइंट 1/2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट 3/2 और ये पॉइंट 1/2। तो अपने को 0 से 1/2 में इंटीग्रेट करना है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 ट्वाइस ऑफ y2 माइनस y1। तो अपना कर्व क्या है, कर्व है ये, कर्व अपना क्या है ये अपना कर्व है। तो ये रहा y2 और ये रहा y1। तो अपने को क्या करना है, y2 माइनस y1 करना है। तो बेसिकली अपना आंसर क्या होगा, y2 क्या अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस
ये स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, अपन मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 कितना है, तो 1/4 dx, ठीक। तो अभी इंटीग्रेट करना आसान है, इंटीग्रेट कैसे होगा, ये x माइनस वन का होल क्यूब बाई 3 माइनस x/4, और बाहर जो 2 है वो तो था ही, बाहर 2 था ही, और ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे ऐसे अपन, है ना। कहाँ से कहाँ तक होगा अभी, 0 से 2 चलेगा। तो अब तो उसको सॉल्व कर लो अपने आप, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से 2, तो अगर 2 डालो तो क्या, 2 माइनस x माइनस वन का होल क्यूब माइनस x/4, तो 2 डालो तो 2 माइनस 1 1/क्यूब, सॉरी 0 से 1/2 है ना, यहाँ पे एक गलती करी हमने, यहाँ पे 0 से 1/2 था यार ये, क्योंकि हमने अभी भी 1/2 निकाला ना, ठीक है। तो ये भी 1/2 होगा, तो अब 1/2 डालो तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, तो माइनस 1/8, मतलब माइनस 1/24 बेसिकली 24, और यहाँ माइनस 1/2 तो प्लस 1/8, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, वेट, हाँ माइनस 1/24, और ये माइनस माइनस प्लस 1/8, अब 0 डाला था, 0 माइनस 1 माइनस 1/3, माइनस ऑफ माइनस 1/3, अब फिर 0 डाला तो 0, वो तो खत्म ही हो गया, तो चलो इसको ऐसे ही रन देते हैं, और बाहर जो 2 था वो तो था ही था, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3/3, 3/-1 3/24 माइनस 2/2, 1/12, 1/12 प्लस 1/3, तो 4/4, 5/12, 5/6, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से सॉल्व करती है अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, तो प्लीज सॉल्व इट बाय योर ओन, ओके। करेंगे तो देखो ऐसे ही, चलो तो अपन अब आगे बढ़े, अगला सवाल 14 नंबर, द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं इसमें। तो चलो काम करते हैं, पहले तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन एक्स है, अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको दिख रहा है कि साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक है, हाँ है ना, तो यूज कर लेते हैं। तो उसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस √3 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो पहले तो कुछ कट रहा था, जो हमने गड़बड़ कर दी, हमने इसको ऐसे लिखना ही नहीं था, उसको हमें लिखना था कि माइनस √3/4 -1, और ये 1 कट रहा था, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, पहले साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये माइनस के साथ, तो सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को अपन पास स्क्वायर लिखना है फिलहाल, स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 s/2 प्लस √3/4 इक्वल टू 0, ठीक है, सही बात है। अब एलसीएम ले लो, तो 2s² माइनस √3s माइनस s माइनस 2√3s माइनस 2s प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये होगा 4s², चलेगा। तो अब दिख रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का 4√3, और इन दोनों का एडिशन यही आ रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई भी वही है 4√3, तो बेसिकली इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, फैक्टराइज हो गया ये ऑटोमेटिक। तो अपन एक काम करते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s माइनस √3, बिल्कुल सही, और वहां से -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस √3, तो बेसिकली s की वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा की, 1/2 और √3/2, दो वैल्यू आ गई। तो अब देखो, जब दो वैल्यू आ गई और अपने को पता है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π से π, तो यहाँ पे देखना कि थीटा क्या है अपने पास, -π से π, और साइन थीटा पॉजिटिव है अपने पास, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता कहाँ का है, बस 0 से π, तो अपने लिए तो 0 से π ही है जो है ना, सही बात है। और अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज हो तो क्या होता है, थीटा
और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज हो तो वो होता है पाई माइनस थीटा। सही बात है। और अपने को यही दो क्वाड्रेंट काम के हैं, क्यों? क्योंकि साइन थीटा 0 से पाई में पॉजिटिव होता है। ठीक, तो साइन थीटा 1/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कब होगा? पाई/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 कब होगा? पाई/3। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वो है तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3। तो अपने पास 4 वैल्यू आएगी थीटा की। तो अब उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा? 4। क्लियर? सही बात है। तो अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, है ना। 15, सपोज दैट साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 consecutive integers, अच्छा, and one of the angle is twice another, the number of such triangles is। ठीक है भाई साहब, इसको थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी इसलिए, तो कैलकुलेशन तुम देख लेना, बस तुम तरीका जान लो। ये बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक ट्राइंगल बना दिया। पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, 1 मिनट। ABC। अभी क्या कह रहा है? एक कंसेक्यूटिव इंटीजर है उसके साइड, तो एक साइड x मान लो, एक को x+1 मान लो, एक को x+2 मान लो, और x इंटीजर है, क्या दिक्कत है? सही बात। और क्या कर सकते हैं अपन इसके इस भाई के साथ? अब कह रहा है कि वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस अनदर, तो सपोज b को b मान लो और a को 2b मान लो। मान सकते हैं ना, है ना? क्योंकि वही बोल रहा है कि एक एंगल उसका डबल है, तो एक एंगल b है, एक 2b है, a को 2b मान ली, चलेगा। अब कह रहा है नंबर ऑफ सच ट्राइंगल। तो अच्छा, तुमने कोसाइन रूल पढ़ रखा है ना, तो कोसाइन रूल के मुताबिक क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के लिए कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल बोलता है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है, ये कॉस A है, और उसके सामने वाला साइड मान लो A है, इसके सामने वाला स्मॉल b, इसके सामने स्मॉल c, तो कॉस A क्या होगा भाई? कॉस होगा सामने वाला साइड के माइनस का स्क्वायर, माइनस ऑफ A², और बचे हुए का B² + C² अपॉन 2BC। यही होता है। तो अपन इसी का यूज करते हुए अभी इस ट्रायंगल पे बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल पे cos 2b क्या होगा? वो होगा अपने पास माइनस ऑफ सामने वाले का स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ x+1 का स्क्वायर, और आजू बाजू का स्क्वायर x² + x+2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x × x+2। चलेगा। अपन इसको अगर फर्दर सॉल्व कर ले तो ये क्या होगा? ये a² - b² लगेगा यहाँ पे, तो उन दोनों को अगर निपटाओ तो a + b × a - b, तो वो आएगा x² + 2x + 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ x × x+2। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है इसका डिटरमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो अपन उसको अभी सॉल्व करेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास cos 2b आ गया, तो cos 2b को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन cos 2b को एक और चीज लिख सकते हैं, पता है? लिख सकते हैं अपन 2 of cos² b - 1, तो उसके लिए हम cos² b, देखो cos 2b क्या लिख सकते हैं हम लोग? ट्वाइस ऑफ cos² b - 1, तो उसके लिए हमको cos b निकालना पड़ेगा, तो cos b अलग से निकाल लेते हैं। तो cos b क्या होगा? cos b होगा, cos b की वैल्यू देख लो, cos b होगा अपने पास सेम चीज, जिससे cos 2b निकाला उससे cos b, तो cos b क्या होगा? cos b के सामने माइनस ऑफ x+2 का स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ x+2 का स्क्वायर, और x² + x+1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x × x+1। और अगर तुम इसको ठीक से सॉल्व करोगे, ठीक से सॉल्व करने का मतलब a² - b² लगा दोगे और फिर कुछ फैक्टराइज कर दोगे, तो यहाँ पे मैंने करके रखा है, तो वो आएगा x - 3 अपॉन 2x। अब इस चीज को अपन इस पे डालेंगे, किस पे डालेंगे? इस भाई में। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, वो आएगी x² + 2x + 3, नहीं, जब इस cos 2b को तुम यहाँ पे डालोगे ना, और इसको तुम ये करोगे, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करोगे, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी ये वाली, कि मैं बताता हूँ, x³ + 5x² + 3x - 9 = 0। अब ये इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि x - 1, मतलब x = 1 डालो, तो 5 3 8 1 9 - 9 0, 1 इसका रूट है, हीट एंड ट्रायल से, तो x - 1 एक इसका रूट है। अब तुम जब x - 1 से इसको डिवाइड करोगे ना,
तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और फर्दर लिखोगे तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब समझने वाली बात यहाँ पे पता है क्या है, दो एक्स की वैल्यू आ गई, एक आ गया एक्स इक्वल टू 1 और एक आ गया एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 1 और कॉमा -3। अपने काम का सिर्फ 1 है, -3 अपने काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब -3 डालोगे तो हमने जो साइड मानी थी ना वही नेगेटिव आ जाएगी। -3 -2 -1 ये क्या होता है? नहीं होता ना, क्योंकि साइड एक्स क्या है, साइड ऑफ साइड है ना, तो साइड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो मतलब एक्स इक्वल टू 1 अपने काम का है, तो बेसिकली एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे एक एक्स अवेलेबल है मतलब एक एंगल अवेलेबल, एक एंगल अवेलेबल मतलब एक ही ट्रायंगल अवेलेबल है, मतलब अपना आंसर ये हो जाएगा 1, ओनली 1। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और 1 और 2 को मिला देंगे तो ये आ जाएगा, चलेगा? तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े फटाफट बिना किसी देरी के। 16 नंबर, इफ x इज इक्वल टू 33 की पावर n, n इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव बोल रहा है मतलब जीरो भी नहीं हो सकता, चलो, देन प्रोबेबिलिटी दैट x विल हैव 3 एट इट्स यूनिट प्लेस। अपन सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करेंगे, क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस की बात। तो जब यूनिट प्लेस की बात अपन करते हैं तो अपन सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करते हैं, क्योंकि उसी में जब कुछ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा या जो भी होगा मल्टीप्लाई होगा तो उसी में असर पड़ेगा। तो 33 की जगह अपन बस 3 लेते हैं यूनिट डिजिट, और यहाँ पे लेते हैं पावर, है ना, इसकी पावर जब 1 होगी तब कितना आएगा? 3 यूनिट डिजिट। अब चलो यूनिट डिजिट छोड़ देते हैं, काम करते हैं 33 बोल देते हैं, है ना, चलो छोड़ो, 33 की पावर 1 है तो ये यूनिट डिजिट है बस। अब पावर 2 होगा तो 3 3 9, है ना, पावर 2 होगा तो 33 स्क्वायर क्या होगा? 9, तो यहाँ पे 9 होगा। क्यूब होगा तो यहाँ पे 27 होगा, पावर 4 होगा तो 1 होगा, पावर 5 होगा तो वापस 3 होगा। तो रिपीट करेगा ना, देखो वैसे भी सबको पता होना चाहिए कि 3 रिपीट करता है, तो 3 9 7 1, पावर 5 में 3 होगा तो पावर 6 में क्या होगा? वापस 9 7 1 ऐसे करके रिपीट करेगा, रिपीटिंग। तो अपने पास सैंपल स्पेस कितना है यूनिट डिजिट का? यूनिट डिजिट या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1 होगा। तो सैंपल स्पेस है अपने पास 4, और अपना इवेंट कितना है? नंबर ऑफ इवेंट जो अपने को चाहिए 3 चाहिए ना, तो 3 4 में से कितना है? एक ही है ना, तो आंसर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अवेलेबल अपॉन टोटल। तो हेंस, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल हैव 3 एट यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर 4 आ सकता है, 3 9 7 1, पर अपने को चाहिए सिर्फ 3, तो 3 एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 3 अपॉन 9 7 मतलब 3 अपॉन 4, एक्चुअली 1 अपॉन 4 चलेगा। तो आ गया आंसर। अगले सवाल की तरफ चले। 17 यार बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा। चलो एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे अपन इसमें, लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी का यूज़ है। 17 मतलब इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है? देखो एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग ऑफ ए बेस बी, इसको अपन लिखते हैं लॉग ऑफ ए बेस ई अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ई। एक प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है, मतलब ऐसा हो तो उसको अलग लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल हुआ है कि लॉग ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है, दोनों का इस्तेमाल हुआ है। चलो अब करते हैं। अपने को वाई क्या दिया है? अपने को वाई दिया है लॉग एक्स बेस 10, तो उसको ई में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग एक्स बेस 10 लॉग 10 बेस ई चलेगा, प्लस लॉग 10 बेस ई अपॉन लॉग एक्स बेस ई चलेगा। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं अपन, लॉग ए बेस बी का, लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग बी बेस ई। और ये लॉग एक्स बेस एक्स अभी हमने कहा था ये 1 होता है, प्लस 1, और ये भी वही चीज़ है, फिर से प्लस 1। अपने क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है भाई, तो 1 अपॉन एक्स लॉग 10 बेस ई, प्लस लॉग 10 तो लॉग 10 ही रहेगा बेस ई के साथ, और नीचे लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। नहीं, 1 अपॉन लॉग एक्स है ना, तो 1 अपॉन लॉग एक्स क्या हो जाएगा? इंटू -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स,
तो इंटू 1/x, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना, चलेगा, -1/x। चलो और बताओ, और +0 + 0, ठीक, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 1/x log बेसी 10 प्लस नहीं माइनस, बेसिकली -1/x log e²x ऊपर log बेसी 10, ये लो, ये अपना dy/dx आ जाएगा, रिक्वायर्ड dy/dx। तो ऑप्शन कौन सा है, शायद पहले ही है, पहले ही है, चलो पहले ही अपना आंसर है, ठीक बात है। तो चले अगले ऑप्शन की तरफ, चलो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। जी 18 नंबर क्या बोल रहा है कि मॉड जेड अगर 3 से बड़ा है तो देन एटलीस्ट वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1/z। चलो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं एग्जाम में करता, तुम्हें अगर पता हो, एक फॉर्मूला है, होता है कि z1 ± z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड का पूरे का मॉड, ये फॉर्मूला होता है। और आपने क्या बोल रहा है कि z प्लस 1/z का वैल्यू निकालो। अपन क्या कर सकते हैं पता तुमको, अपन इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। और आपने क्या बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू निकालो। तो लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तभी जो कम से कम लीस्ट। तो अपने को इन दोनों का यूज़ करना है। यहाँ पे z1 क्या है, z, और z2 क्या है, 1/z। तो मॉड ऑफ z प्लस 1/z ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड z माइनस 1/मॉड z। z2 की जगह हमने 1/z डाला है बस, पूरे का मॉड, ठीक। अब मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो एक काम करो, मॉड z की वैल्यू तुम 3 डालो, फिर तुम 5 डालो, फिर 6 डालो, तो तुमको समझ में आएगा कि मिनिमम कहाँ पे हो रहा है। जब मॉड z 3 है ना, तभी ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो रही है। जब 4 होगी तो उससे ज़्यादा ही होगा, एक ही नहीं होता, डाल लो, है ना। चलो मॉड z 3 डाल देते हैं, तो इसको अगर t मान लें तो t कितना होगा, मॉड z 3 पे तुम डाल के देख लेना, वही आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, मॉड z प्लस 1/z का मिनिमम हो जाएगा 3 माइनस 1/3, बेसिकली 8/3। ये मेथड 1 है, ये क्या है, मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 होगा, z को मान लो r e की पावर i थीटा, क्या मान लो, r e की पावर i थीटा। e की पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये होता है ना। तो अब z प्लस 1/z क्या होगा, ये होगा r प्लस 1/r। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम कर लेना। e की पावर थीटा को लिखना cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो होगा cos थीटा प्लस r माइनस 1/r इंटू साइन थीटा। यहाँ आई भी होगा, एक आई भी होगा साथ में, ठीक है, प्लस आई। ये अब इसका मॉड बोल रहा है, तो मॉड निकाल लो इसका। इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस 1/r²। मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी तुम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लस कॉस थीटा और क्या होगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, ये लो, ये आ गया। और अब ये मिनिमम कब होगा, आर कम से कम 3 है, तो 3 होगा। मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, इसके साथ कुछ घटेगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। cos 2 थीटा मिनिमम कब होगा, -1, तो बेसिकली आएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर के वैल्यू 3 डाल दो, 3² प्लस 1/3² माइनस 2 माइनस ऑफ 2, समझ में आई बात। 3² प्लस 1/3² माइनस 2, तो कितना हो गया 9, और 1/9 माइनस 7, ये हो गया, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 1/3² माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7, और 7 9 से 63 64, हाँ अगेन 8/3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। लो, तो दोनों ही सूत्रों में एक ही आंसर आया, मेथड 1 में भी और मेथड 2 में भी। तो तुमको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड तुम यूज़ कर लो। मैं एग्जाम में रहता तो मैं मेथड 1 यूज़ करता, मुझे मेथड 2 पसंद नहीं है, ठीक। हालांकि क्लास में अपन ऐसे ही बताते हैं, लेकिन नहीं, मैं मेथड 1 यूज़ करता, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चले। सवाल नंबर 19 नंबर भी बहुत फर्जी सवाल है। जेई मेंस
एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम ऑनलाइन पेपर देखो ना जो ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, वो बहुत इजी सवाल पूछता है। मतलब किसी को भी 120 में 70-80 लाना हलवा है, 100 प्लस की मैं बात नहीं कर रहा, पर 70-80 लाना तो हलवा है, कोई भी ला सकता है, हलवा है, उठा खाना है, ठीक है। चलो, तो अब ए बी सी डी आर ए अर्थमेटिक ए पी, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस डी, ए पी में है ना, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, और ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, सब कुछ है। अब चूंकि ए पी में है तो ए पी में अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। अपने निकालने का ई माइनस सी, तो ई माइनस सी अपने को निकालना है, तो निकाल लो ना। ई माइनस सी क्या होगा, ए खत्म, 4D में 2D गया तो कितना होगा 2D। और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ सी माइनस ए, तो सी ये रहा, ए ये रहा, सी माइनस ए क्या होगा 2D, और ट्वाइस ऑफ 2D कितना होगा 4D, तो ऑप्शन ए अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी कितना है ये, और सी कितना है ये, 3D माइनस 2D 2D, 3D माइनस 2D डी, तो ट्वाइस ऑफ डी, हाँ ये अपना आंसर है, तो बी अपना आंसर है। अब सी ओ डी चेक कर लेना, जब बी आ ही चुका है तो चूंकि सिंगल चॉइस है तो सी ओ डी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में अपन ऐसे भी वक्त बचा सकते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा बी, चलेगा। चलो 20 नंबर पे कूदते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx, ठीक। अब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो ln ऑफ a माइनस ln b, ln a बाई बी होता है, ये होता है ln a बाई बी को अपन लिख सकते हैं ln a माइनस ln b, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक। तो जिसको पता नहीं है वो देख लो, हालांकि तुम अगर जेईई मेन का प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से तुमको ये बात तो पता होनी ही चाहिए, नहीं पता है तो फिर गलत बात है, ठीक है। चलो अब अपन देखो, ऊपर वाले का डिफरेंस से नीचे है, दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। तो लेट ln x से डिवाइड कर दो अलग अलग, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू टी। क्या किया हमने, इस x को इस x और 1 से बारी बारी डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया क्या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया ना t। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, ठीक। अब इसको ठीक से अरेंज करो तो क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 और ये x कर गया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। तो अपना जो आई इंटीग्रेशन है इसको आई बोल दो, तो यहाँ से फर्दर हम लोग आई के बारे में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी डी टी, तो इंटीग्रेशन रहेगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी कितना है अपने पास ln 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो अपना फिर जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं 21, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक ये इस तरह कुछ दिया हुआ है। देखो तो यार ये रटने वाली चीज़ थी, मतलब इसको हम चाहें तो डेराइव करके भी दिखा सकते हैं, पर मैं डेराइव करूँगा नहीं क्योंकि एक्चुअल डेरिवेशन वो है नहीं, ज़बरदस्ती करके अपन ला देंगे, फिर तुम पूछोगे पॉलिनोमियल क्यों है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको स्टार मान लेते हैं। एक लौता यही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा मेमोराइजेशन था इस पेपर में। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिखे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि एफ एक्स क्या होगा, प्लस माइनस एक्स रेज टू एन प्लस 1। मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसका कोई डेरिवेशन दे रहा हूँ, सीधा रटा रटाया है, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और चाहो तो इसका डेरिवेशन बहुत अच्छी अच्छी किताबों में दिया हुआ है, पर अपन अभी देंगे ना तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे और फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए इसको याद कर लो। अब देखो अपने को एक और चीज़ दी हुई है क्या कि एफ ऑफ 2 जो है 1 से बड़ा है, तो एक काम करते हैं 2 इसमें डाल देते हैं। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो या तो वो 2⁻1 + 1 होगा या तो -2⁻1 + 1 होगा। तो अब देखो ये 1 से बड़ा बोल रहा है, तो ये तो किसी को भी पता चल रहा है कि ये चीज़ 1 से बड़ी है और ये चीज़ 1 से छोटी है। तो अपन एक काम क्या करते हैं पता है तुमको, एक काम करते हैं, अपने को फंक्शन पता चल चुका था। अब एक्चुअली कितने पास फंक्शन है f(x = x n + 1) और अपने को निकालना है क्या, लिमिट x → 1 f(x).
तो बेसिकली ये एफ ऑफ 1 पूछ रहा है, 1 इसमें डालोगे ना जी, तो एफ ऑफ 1 एक्जैक्टली क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो अपना आंसर क्या है 2। देखो अगर तुमको ये याद है तो आंसर 2 है सीधा, नहीं याद है तो भैया सवाल छोड़ दो क्योंकि वहाँ आप डिराइव थोड़ी करने बैठोगे, इतना समय नहीं होता है ना। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, मेथड 1, बहुत ही घटिया मेथड। क्या है कि पहले तो अपने को कुछ दिया है कि ए इनवर्स 6 इधर ले आओ, 6 = a² + ca + d, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स आई होगा, तो 6i = a³ + ca² + da। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है अपने को कि अब अगर मेरे को सी और डी की वैल्यू निकालनी है तो अपने को a² निकालना पड़ेगा, a³ निकालना पड़ेगा, और a तो पता ही है, और सबको इसमें डाल के कंपेयर करना पड़ेगा, तो जाके भैया आंसर आएगा सी और डी का, समझ लो। तो ऑफकोर्स मेंस नहीं चाहता तुम ये गधा मजदूरी करो, मेंस नहीं चाहता। मेंस पता है क्या चाहता है, मेंस चाहता है कि तुम इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करो और बाद में कैले हैमिल्टन यूज़ कर लो। अरे मेंस क्या चाहता है कि तुम इसको mod of a - xi = 0 लिखो, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेंस यही चाहता है। तो अब तुम जैसे इसको लिखोगे क्या होगा, ये होगा 1 - x 4 - x 0 0 0 -2 0 1 का डिटरमिनेंट 0। ठीक से इसको लिखोगे, खोलोगे तो क्या होगा, ये होगा 1 - x × 1 - x 4 - x + 2 = 0। आप और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 - x इंटू ये हो गया x² - 4 - 5x + 4 + 2, तो +6 हो गया बेसिकली, +4 + 2 +6 हो गया। तो उसको सीरियसली यहीं पे लिख दो कि +6 = 0, चलेगा। अब इस भाई को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करो क्या होगा, x² ये x³ -4 - 5x² - x² - 6x², तो x³ - 6x² और 6 × 5 = 11, तो 11x - 6 = 0। लो कुछ इस तरह का चीज़ आ गया। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा दिया, अब इसमें कैले हैमिल्टन आएंगे। कैले हैमिल्टन क्या बोलता है, कैले हैमिल्टन क्या बोलता है कि x की जगह a डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a³ - 6a² + 11a = 6, 6 बोलो चाहे 6i बोलो एक ही बात है। तो अब देखो इस इक्वेशन को और अपने पास जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो 1 और 2 देखो सेम ही है ना, तो अगर कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट c = -6, d = 11, है ना। तो c + d कितना हो जाएगा, 5, तो आंसर आ गया 5। तो सम = 5, चलेगा। तो हेंस वी गॉट आवर आंसर। तो हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये वाला। देखो यार ये जो सवाल है, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पर मेथड 1 ये तुम पे छोड़ता हूँ मैं, इच्छा हो तो कर लेना। किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मानो कोई क्वाड्रेटिक है ये, तो इसका ये क्या होता है, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, -b/2 है, -d/4 है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो जब एक काम करना, इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4 है, निकाल लेना, वो p² के टर्म में आएगी। फिर बस रेंज वाली बात है, तो p² को पॉजिटिव कर देना, p² पॉजिटिव, यहाँ से करके जो ये रेंज होती है इसकी -d/4 से इन्फिनिट, तो ये निकालना और इसमें p² पॉजिटिव का यूज़ करना, तो वहाँ से तुम्हें रेंज पता चल जाएगी, मेथड 1। लेकिन ऑफकोर्स मेंस नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो, वो लंबा जाएगा। मेंस क्या चाहता है पता है, मेंस चाहता है कि तुम इसको किसी स्क्वायर के टर्म में डाल दो और स्क्वायर को 0 कर दो, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो अब एक चीज़ देखो गौर से, यहाँ पे f(x) = p² को अलग कर लो, तो p² अलग करते क्या आएगा, एक्चुअली क्वाड्रेटिक ठीक से लिखी हुई नहीं, चलो मैं क्वाड्रेटिक पहले ठीक से लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक अपनी एक्चुअल है ये वाली क्वाड्रेटिक है, एक मिनट, नहीं, हाँ ये क्वाड्रेटिक है, 2p² + 1 × x² + 2 × 4p² - 1 × x + 4 2p² + 1, ये है एक्चुअल क्वाड्रेटिक अपनी,
सही वही बात, ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक है। तो अब वो क्वाड्रेटिक हो गई, अपने को ये कर लिखना है तो लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर का अलग करो तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अलग करते ही आ जाएगा अपने पास कि 2 इंटू, हाँ तो 2 भी आ जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ आ गया, लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस, और अलग से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आ गया एफ एक्स अपने पास। तो अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अगर इसको हम लिख दें 1 प्लस 3 तो वो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो अभी हमने क्या कहा था कि मेंस क्या चाहता है कि तुम किसको किसी स्क्वायर के टर्म में रखो और स्क्वायर को 0 कर दो, तो मतलब ये 0 होना चाहिए, 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये 0 होगा तो या तो x माइनस 2 या तो p 0। तो अब देखो x जब 1 हो चुका है तो x माइनस 2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, p इक्वल टू 0, तो हैंस x 1 और p 0, तो जब दोनों 0 हो जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो एफ एक्स मिनिमम कितना बचेगा 3, देयरफॉर एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3, हैंस प्रॉब्लम इज सॉल्व। सही बात है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अगला सवाल 24। अब देखो ए बी सी ए पी में है, अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सही बात है ना, अगर ए बी सी ए पी में तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, ये तो पता है ना सबको। तो अब b कितना है, π/4, तो 2 इंटू π/4, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, π/2 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब दोनों तरफ tan ले लो तो क्या होगा, tan π/2 इज इक्वल टू tan a प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan c। अब देखो ये बात तो सबको पता है ना, tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर 0, तो इस पूरे भाई को डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा तभी वो अनडिफाइंड होगा। तो बेसिकली क्या है कि अपने को पता है कि tan a tan c अब क्या है 1 है ना, और tan b मतलब tan π/4 कितना होगा 1, क्योंकि b π/4 दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई यही तो करना है आपको, tan a tan b tan c, तो हैंस tan a tan b tan c कितना होगा 1, तो फाइनल आंसर है 1, तो अपना आंसर होगा 1। समझ में आ गई बात? तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये है ये। अब देखो ये क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तुमको याद होनी चाहिए। अब मैं फिर से वही बात है जिस मैं डेराइव करके दिखा दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, लंबा जाएगा। तो अपन को एग्जाम में क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट है x1, y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस d है। तो ये d कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये d होगा, पॉइंट को इस पर डाल दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड क्यों डाला, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए। तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो x1 y1 की जगह क्या है, -1, 1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो 12x माइनस 5y और 10 इधर जाके 72 10 82 इक्वल टू 0। तो अब d यही है, तो d क्या होगा डालो, तो -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना है 144, ये 25 मतलब 169 मतलब 13, तो नीचे तो हो गया भैया 13 और ऊपर 65, तो 13 5 जा, तो बेसिकली 5, तो आंसर कितना होगा 5, हैंस डिस्टेंस इज 5। तो देखो यार एनटी का पार्ट टेस्ट 1 का पूरे सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, और अभी मैं रिसर्चर्स की टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, तो जिसको इंटरेस्ट हो वो वहाँ जाके देख लो, और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर तुमको इनकेस पीडीएफ चाहिए होगी तो। और एक अच्छी बात है कि अपन एनटीए की 20 टेस्ट सीरीज है, पूरी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बनाएंगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर कर देना दोस्तों के बीच में, और अगली वीडियो का इंतजार करना, बहुत जल्द आएगी।